यस सर। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, बड़ा मजा आएगा, बस दिमाग लगाना है आप लोगों को उस चैप्टर में, तभी ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छी होती है। तो चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। कौन सा टॉपिक है बेटा? रेस्पिरेशन। अब आप सुनते जाएं। देखिए बेटा, जो रेस्पिरेशन होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा नाम से पता लग रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है डेट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो कैसा रेस्पिरेशन है? आंसर दें जल्दी से, बोले। एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? इसका एग्जांपल मैंने दिखाया है, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सभी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो जैसे बेटा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था कि फूड जो है ग्लूकोज आपका एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ गया और फिर ब्लड से वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी टिश्यू में ट्रांसफर हो गया। जब वो बॉडी टिश्यू के पास ग्लूकोज चला जाएगा तो ग्लूकोज से एकदम एनर्जी नहीं मिलती, अब ग्लूकोज का होगा ब्रेक डाउन बॉडी टिश्यू में। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए होते हैं, और जैसे ही वो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये तुरंत ग्लूकोज ब्रेक होकर 6 CO2, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, और कितनी एनर्जी रिलीज करता है? 38 ATP की एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और उससे क्या होता है? बॉडी ऑर्गन्स को या बॉडी टिश्यू को एनर्जी मिल जाती है और फिर वो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्लियर है सबको? ठीक है, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन अकर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। और इसके एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ पर है। एक होता है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा उनमें रेस्पिरेशन एनारोबिक होता है। मसल्स के अंदर भी जो रेस्पिरेशन होता है बेटा वो भी एनारोबिक होता है। और मसल्स के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर पेन होता है और मसल्स फैटिक हो जाती है, थक जाती हैं। थर्ड जो एग्जांपल है बेटा वो है ईस्ट सेल। ईस्ट सेल के अंदर जो फर्मेंटेशन होता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। और मैच्योर आरबीसी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन मिलता है। मैच्योर आरबीसी सेल्स, मैच्योर आरबीसी का मतलब जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा वो डीजनरेट हो जाता है। और आप लोग जानते हैं जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया डीजनरेट हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी एंजाइम सारे डीजनरेट हो जाएंगे, तो रेस्पिरेशन कैसा हो जाएगा? जल्दी बताओ। एनारोबिक। एनारोबिक। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल है बेटा एंडोपैरासाइट। बेटा जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एंडो मतलब इनसाइड, पैरासाइट है ना, यानी कि जो जो पैरासाइट, दो पैरासाइट विच लीव्स इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट। कोई एंडोपैरासाइट का एग्जांपल बता सकते हैं? बताइए एंडोपैरासाइट का कोई एग्जांपल। जैसे टेप वॉर्म, जैसे टेप वॉर्म, लिवर फ्लू हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, और बताओ एग्जांपल जैसे एस्केरिस। तो ये सारे एग्जांपल एंडोपैरासाइट्स के हैं। तो जितने भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं उन सभी के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है बेटा? जल्दी बोलें। एनारोबिक रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए, तो बताओ रेस्पिरेशन समझ में आ गया आपको? चलिए अगला टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो बेटा मैंने एनिमल किंगडम की शुरुआत यहीं कर दी है, मैंने यहीं पर ही सब कुछ बता देना है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं पूरे एनिमल किंगडम के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आप लोग जानते हैं बेटा कि अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स आते हैं और उसके बाद क्या आते हैं? कॉर्डेट्स आते हैं। ठीक है, अब जो नॉन कॉर्डेट्स, हमने कहा नॉन, नॉन मतलब अब्सेंट, कॉर्डेट्स मतलब नोटोकॉर्ड, यानी कि जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है उन्हें बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। अब आप कहोगे सर ये नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड बेटा हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलती है और नोटोकॉर्ड से बनती है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको बोलते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है या वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट होती है उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स में टोटल 10 फाइलम्स आते हैं। कितने फाइलम होते हैं? 10।
सब लोग बोले तभी टेन तभी तो फाइलम सीखेंगे। हाँ, कितने फाइलम होते हैं? 10 फाइलम 10 अच्छा, सो रहे हो बेटा तुम तो? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम। आवाज नहीं आई मुझे। 10 फाइलम हाँ, 10 phylum. नहीं 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 So नहीं 10 नहीं phylum. बेटा, नींद का मजा ले रहे हो तुम लोग। सही बता रहा हूँ, तुम्हारी तो आवाज में दम ही नहीं है। जैसे पेशेंट बोलते हैं ना, ऐसे आवाज आ रही है। डॉक्टर्स वाली आवाज ही नहीं आ रही। अरे बोलो, कितने फाइलम? 10 10 फाइलम नहीं 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 नहीं, सो लो बेटा, तुम सोने का मजा ले रहे हो तुम। ले लो बेटा सोने। गला तो थकना ही नहीं चाहिए। अरे डॉक्टर्स का गला नहीं थकता, एनर्जी भी तो चाहिए। अरे जोर से बोलो। 10 फाइलम अरे सब मिलकर बोलो। 10 phylum. आवाज ना आई। 10 फाइलम 10 फाइलम, ठीक है। अरे क्या करोगे बेटा, सो सा के अपना क्या गला वाला खराब होना है? अरे एनर्जी के साथ बैठ जाओ बेटा, बस पढ़ना है, कुछ करना है, ठीक है। और अपना घर बनाना है। कहाँ बनाना है? मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर या एम्स के अंदर। अरे ठीक है, बस लग जाओ बेटा, ऐसे नहीं करना है। चलिए, तो बेटा एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स आते हैं, उसके बाद कॉर्डेट्स आते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स में टोटल 10 फाइलम्स होते हैं। तो सबसे पहला फाइलम होता है जैसे पॉरीफेरा। पॉरीफेरा नाम से पता लग रहा है, पोर्स बियरिंग एनिमल्स आते हैं, जैसे एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। सेकेंड आता है सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहते हैं, और उसके अंदर एग्जाम्पल आता है हाइड्रा। और उसके बाद आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर आता है प्लीरोब्रैकिया। तो ये जो तीनों फाइलम है, अगर इन तीनों फाइलम को हम एक साथ ब्रैकेट पे ले, तो तीनों के तीनों के अंदर प्लाज्मा लेमा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा लेमा को बेटा सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसको कहते हैं जनरल बॉडी सरफेस। तो तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, यानी कि स्पॉन्जेस, हाइड्रा एंड प्लूरोबैकिया, इन तीनों के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन अकर बाय प्लाज्मा लेमा, यानी कि जनरल बॉडी सरफेस। चलिए, इसके बाद टीनोफोरा के बाद बेटा आता है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या आता है बेटा आपका? प्लेटीहेल्मिन्थेस। बेटा प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर फ्लैटवर्म्स आते हैं, जैसे लीवर फ्लूक, ठीक है। और इसके बाद आता है एस्केल्मेंथीस, जिसके अंदर आते हैं राउंड वर्म्स, जैसे एस्केरिस, ठीक है। तो इन इन दोनों के अंदर ही एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो जब इन दोनों के अंदर एंडोपैरासाइट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द, तो मैंने आपको बताया था एंडोपैरासाइट में रेस्पिरेशन कैसा होता है? एनारोबिक। एनारोबिक हाँ, इसके बाद एस्केल्मेंथीस के बाद बेटा एनालिडा फाइलम आएगा। और एनालिडा फाइलम के अंदर दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्थवर्म और लीच, ठीक है। तो अर्थवर्म और लीच आता है। तो बेटा एनालिडा के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है, और स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हाँ, इसके बाद एनालिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा। बेटा आर्थ्रोपोडा में 3 क्लासेस आती हैं, इंसेक्टा, क्रस्टेसिया, अरेक्निडा। इंसेक्टा में बेटा इंसेक्ट आते हैं, जैसे कॉकरोच है, और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। कॉकरोच हो गया, मॉस्क्यूटो हो गया, हनी बी हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है। तो ये सारे इंसेक्टा क्लास यानी कि इंसेक्ट में आते हैं। और क्रस्टेसिया में आते हैं क्रैब और प्रॉन, और अरेक्निडा में आते हैं स्पाइडर और स्कॉर्पियन। तो बेटा जो कॉकरोच होता है इंसेक्टा क्लास में, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है, यानी कि ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू होता है। जबकि क्रस्टेसिया में जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, और एरेक्निडा में जो रेस्पिरेशन होता है वो बुक लंग्स के थ्रू होता है। तो ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को आपको याद करना है, रीड करना है। आर्थ्रोपोडा के बाद बेटा कौन सा फाइलम आ जाएगा, जल्दी बताएं? Mollusca. हाँ, मोलस्का आएगा। मोलस्का में स्नेल आते हैं, फिर उसके बाद इकाइनोडर्मेट आता है जिसमें स्टारफिश आती है, उसके बाद हेमिकोडेटा आता है यानी कि स्टोमोकोडेटा, जिसमें एग्जांपल आता है बेलेनोग्लोसस। इन तीनों के अंदर ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स। यानी कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा बेटा तीनों में, जल्दी बताओ? गिल्स के थ्रू होगा। क्लियर? मतलब बुक के स्ट्रक्चर के टाइप लंग होता है उसका। जैसे ओपन बुक होती है ना, ओपन बुक, उसकी तरह ही लंग दिखाई देता है, इसीलिए उसको नाम दे दिया बुक लंग्स, ठीक है। यस। हाँ, अब देखो नॉन कोडेट्स के सारे आपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ लिए। अब इसके बाद आते हैं कोडेट्स। तो बेटा कोडेट्स के अंदर सबसे पहला आएगा पाइसीज। पाइसीज में आती है ट्रू फिशेस, फिर आती है एम्फीबियंस। एम्फीबियन में फ्रॉग आता है, फिर आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में आता है स्नेक, क्रोकोडाइल और लिजार्ड। एव्स में आती हैं बर्ड्स, और फिर मैमल्स में आते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स और प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में आते हैं मैन, एप्स, मंकी, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं।
तो इस तरीके से बेटा अगर पाइसीज में देखो तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। गर्ल्स एम्फीबियंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, बक्कल कैविटी के थ्रू भी होता है, और स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। तो बेटा अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस की दो स्टेज हो गई, लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज। तो जो लार्वल स्टेज होती है एम्फीबियन की उसको बोलते हैं टेडपोल लार्वा, और टेडपोल लार्वा के अंदर वो टेडपोल लार्वा पूरी तरीके से एक्वेटिक होती है, यानी कि पानी में रहता है, इसीलिए उसमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू होगा। लेकिन जब एम्फीबियंस एडल्ट हो जाते हैं, यानी कि फ्रॉग जब एडल्ट हो जाता है, तब उसमें 3 मोड हो जाते हैं रेस्पिरेशन के। वो लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, वो बक्कल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, वो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। अगर वो लंग्स के थ्रू बोले करेगा तो हम उसे बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बक्कल कैविटी के थ्रू करेगा तो बोलेंगे बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, और स्किन के थ्रू करेगा तो बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बात समझ में आई नहीं आई? यस यस सर ठीक है। इसके बाद बेटा जो रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स हैं, इन तीनों के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू होता है, तो जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसका मतलब हमारे अंदर भी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू हो रहा है, तो हमारे अंदर भी कौन सा रेस्पिरेशन मिलता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसीलिए हम अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, राइट? क्लियर है सबको? सारे Yes, रेस्पिरेशन sir. ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो बहुत मजा आएगा। हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे। तो रेस्पिरेटरी पाथवे से पहले मैं अब एक एक चीज आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है? बहुत ही अच्छे से समझना। बताइए, आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है सब कुछ? यस सर ठीक है। यस सर। मैं जरा देखता हूँ कि देखिए पहले मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। ठीक है। तो अब आप देखो, ये जो है आपकी सांस की नली मैंने दिखाई है, ठीक है? अब एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है? बहुत ही ध्यान ध्यान से समझना, सब कुछ यहीं याद हो जाएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मार्फोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? कि मार्फोलॉजी कैसी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा फिजियोलॉजी। क्लियर? तो सबसे पहले मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी मतलब देखने में अलग अलग जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसी दिखाई देती हैं। तो चलिए देखिए, अब देखिए हमारा जो सांस की नली है, जो हमारा हम जब सांस लेते हैं तो सांस की नली ये जा रही है ऐसे, ठीक है? तो ये देखो, सबसे पहले हमने देखो, अब धीरे धीरे करके समझते जाओ। सबसे पहले बेटा हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर को इनहेल किया, राइट? बोलो। यस सर। यस यस सर। अब देखिए, ये हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, जो वन पेयर ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको नोज में, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स एक्सटर्नली कनेक्ट, यानी कि बाहर की तरफ एक्सटर्नली कनेक्ट विद सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, एंड इंटरनली कनेक्ट विद नेजल चैम्बर। किससे कनेक्ट होती है? नेजल चैम्बर से, या उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। अरे बोलिए, समझ में आ रहा है? यस सर यस क्या? सर। यस सर तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे दीज आर वन पेयर ओपनिंग विच इज एक्सटर्नली कनेक्ट विद सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एंड इंटरनली कनेक्ट विद नेजल कैविटी, राइट? ठीक है। उसके बाद हाँ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद जब एयर हम इनहेल करेंगे तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर एंटर करेगी और किसके अंदर पहुंच जाएगी? नेजल कैविटी में। किस में चली जाएगी? बोलो। नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी को ही नेजल चैम्बर भी कहते हैं। अब बेटा जो नेजल कैविटी है, अब देखो बीच में हमारे यहाँ पे देखो, नाक के बीच में ये जो हमारे एक सेप्टम मिलता है जिसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम। ये नेजल सेप्टम जो होता है बेटा, ये बना होता है हाईलाइन कार्टिलेज का, और ये नेजल कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट नेजल कैविटी और लेफ्ट नेजल कैविटी। क्लियर? यस सर ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका नेजल सेप्टम। इसके बाद जब एयर है बेटा वो पहुंचेगी अंदर, और पहुंचेगी कहां पर? इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में। किसमें एयर पहुंचेगी जल्दी बताओ? इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। और बेटा इंटरनल नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं इनको इंटरनल लेयर भी कहते हैं। और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को जब ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ऑफ फूड, जब हम खाने को निगलते हैं उस समय इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक कौन करता है? यूवुला। हाँ, और यूवुला क्या है? एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, यानी कि सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंडेड पार्ट है।
ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, एक्सटेंडेड पार्ट है। और जब हम खाने को निगलते हैं उस समय इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक कौन कर देता है, यूवुला कर देता है। और ग्लॉटिस को ब्लॉक कौन कर देता है, एपिग्लॉटिस कर देता है। एपिग्लोटिस। ठीक है। अब बेटा इंटरनल नॉस्ट्रिल से वो एयर किसके अंदर जाएगी, आपको मैंने बताया था नेसोफेरिंक्स में जाएगी, राइट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Nasopharynx. और नेसोफेरिंक्स के बाद वो एयर किस में आ जाएगी, लैरिंजोफेरिंक्स में जाएगी। Laryngopharynx. ठीक है। और लैरिंजोफेरिंक्स के बाद वो एयर किसके अंदर एंटर करेगी, लैरिंग्स पे एंटर करेगी। Larynx. लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स पे एंटर करेगी। लैरिंग्स को बेटा बोलते हैं हम साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं लैरिंग्स को, Sound box. Sound साउंड box. बॉक्स। बिकॉज इट प्रोड्यूस साउंड, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, Sound. Sound. साउंड। Sound produce करता है. तो हाँ, तो अभी हम लैरिंग्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद बेटा जो लैरिंग्स से जो एयर है वो पहुंच जाएगी किसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया में आ जाएगी। अब ट्रेकिया के अंदर बेटा कार्टिलेजिनियस रिंग्स मिलती हैं, यानी कि हाइलाइन कार्टिलेज की बनी रिंग्स मिलती हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रेकियल रिंग्स। ठीक है। और ये ट्रेकियल रिंग्स ट्रेकिया को क्या बना देता है, नॉन कोलेप्सिबल बना देता है। क्या बना देता है, Non-collapsible. नॉन कोलेप्सिबल। उसके बाद बेटा ट्रेकिया से जो एयर है, अब ट्रेकिया डिवाइड हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई में। किसमें डिवाइड हो जाएगा, देखो इधर रेस्पिरेटरी पाथवे दिखा Primary रखा है मैंने, bronchi. इसमें डिवाइड हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई में। Primary bronchi. ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। और प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होके बना देगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर डिवीजन हो जाएगा टर्सरी ब्रोंकाई, फिर बनेगा लोब्यूलर ब्रोंक्यूल, बिल्कुल सीक्वेंस दिखा रखी है, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद एल्वियुलर डक्ट। और एल्वियुलर डक्ट के बाद भी एक डक्ट आती है एट्रिया। क्या आती है बेटा, एट्रिया। बच्चा लिखना भूल गया, Atria. एट्रिया। और एट्रिया के बाद वो एयर किसके अंदर फिल्ड हो जाएगी, एल्वियुलर सैक में। किसमें फिल्ड हो जाएगी, एल्वियुलर सैक। Alveolar sac. और एल्वियुलर सैक क्या है, कैविटी ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई की कैविटी है, उसके अंदर एयर फिल्ड हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। Yes. तो Yes, इस तरीके sir. से अगर आप रेस्पिरेटरी Yes. पाथवे की बात करें तो एयर आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फिर नेसोफेरिंक्स, फिर लैरिंजोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स के बाद लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर लोब्यूलर ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियुलर डक्ट, एट्रिया एंड एल्वियुलर सैक। क्लियर है रेस्पिरेटरी पाथवे आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पहले, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पहले वाले सारे पार्ट को मिलाकर हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि ये एयर को कंडक्ट कर रहा है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, यानी कि एक्सचेंज पार्ट, यानी कि ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अरे बात समझ में आई नहीं आई, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ तक होगा, Terminal bronchial. up to the bronchial से आगे तक, terminal पहले तक। bronchiole और एंड आफ्टर टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो सारी की सारी डक्ट मिलके बनाएंगी वो बनाएंगे रेस्पिरेटरी पार्ट Respiratory. या एक्सचेंज Respirate पार्ट, part. या एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए अब Yes, मैं sir. आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लैरिंग्स की। सबसे पहले लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स का मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, ये आपके सामने लैरिंग्स की स्ट्रक्चर आ गई। बेटा जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, बिकॉज इट प्रोड्यूस साउंड, क्योंकि साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और बर्ड के अंदर बेटा लैरिंग्स को एक स्पेशल नाम दिया गया, सिरिंग्स। क्या नाम देते हैं बर्ड के अंदर, Syrinx. सिरिंग्स, Syrinx. सिरिंग्स। ठीक है। अब बेटा जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स अगर लैरिंग्स की हम साइज की बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, तो लैरिंग्स का साइज अगर हम मेल और फीमेल की हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल के अंदर लैरिंग्स का साइज प्यूबर्टी तक ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट आफ्टर प्यूबर्टी मेल के अंदर लैरिंग्स का साइज मोर प्रोमिनेंट हो जाता है देन फीमेल, और उसको नाम देते हैं हम एडम्स एप्पल। ठीक है। आप लोग देखो सभी लड़कों की गर्दन के बीच में आपको एक उठा हुआ पोर्शन दिखता है, दिस इज कॉल्ड लैरिंग्स। दिख रहा है सबको, छूकर देखो, लेकिन फीमेल्स में नहीं दिखेगा, लेकिन फीमेल्स में नहीं होगा। अरे बोलो, Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है। तो यानी कि साइज ऑफ लैरिंग्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर या ऑलमोस्ट इक्वल till puberty, but after puberty it become
मोर प्रोमिनेंट इन मेल देन फीमेल, ठीक है, यानी कि मेल के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है एज कंपेयर टू फीमेल है। दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। बिकॉज क्यों कहते हैं एडम्स एप्पल? बिकॉज लुक लाइक एप्पल, एप्पल की तरह दिखाई देता है ये। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। Yes. यस सर। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि मेल के अंदर ये प्रोमिनेंट हो जाता है, फीमेल के अंदर नहीं प्रोमिनेंट होता? क्योंकि बेटा मेल के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने की वजह से लैरिंक्स का साइज मोर प्रोमिनेंट हो जाता है मेल में देन फीमेल। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. सही है। अरे एनर्जी दिखाओ बेटा, मजा नहीं आ रहा, बड़ा सुस्ती से बोल रहे हो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, Sir. तुम्हारी बात सुन सुन के मुझे भी Yes, नींद sir. नींद आने लगी। ठीक है, चलिए बहुत। अब एक और बात सुनिए। अब बेटा जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स में टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं। कितने कार्टिलेज होते हैं? 9. 9 कार्टिलेज। कार्टिलेज होते हैं। 9 कार्टिलेज। हाँ, तो लैरिंग्स का बेटा मैं 2 व्यू आपको दिखा रहा हूँ, एक एंटीरियर व्यू है, एक पोस्टीरियर व्यू, यानी कि एक तो सामने से देख रहे हैं और एक पीछे से देख रहे हैं। तो अगर हम दोनों तरफ से देखते हैं लैरिंग्स में, तो हमें सारे के 9 कार्टिलेज हमें दिखाई दे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो अगर हम लैरिंग्स की बात करें तो बेटा ये ऊपर आपको एपिग्लॉटिस दिखाई दे रहा है। एपिग्लॉटिस आपको पता है क्या होता है? एपिग्लॉटिस किसको कवर करता है? ग्लॉटिस को कवर, हाँ, ग्लॉटिस को कवर करने का काम करता है। और एपिग्लॉटिस बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज का, ठीक है। और ये है आपकी हायोइड बोन, ठीक है। और ये जो है नीचे, ये है थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन को जो मेम्ब्रेन जोड़ती है उसको मिलाकर बोल देते हैं थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये बताओ? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और देखिए, और ये है थायराइड कार्टिलेज। और थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे जो कार्टिलेज होता है, दिस इज कॉल्ड क्रिकोइड कार्टिलेज। ये है क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। और क्रिकोइड कार्टिलेज के नीचे है ट्रैकिया, और ट्रैकिया के अंदर होती है कार्टिलेजिनियस रिंग्स, ठीक है। और ये जो आपको ग्लैंड दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। क्लियर? तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखो एंटीरियर व्यू अगर आप देखें तो 3 कार्टिलेज आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला कार्टिलेज एपिग्लॉटिस में दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कार्टिलेज यानी कि 1। और थायराइड कार्टिलेज दिखाई दे रहा है जो कि 2। और तीसरा हो गया क्रिकोइड कार्टिलेज यानी कि 3। यानी कि एंटीरियर व्यू में 3 कार्टिलेज आपको दिखाई दे रहे हैं लैरिंग्स के। कौन कौन से? एपिग्लॉटिस, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज। बोलो यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एपिग्लॉटिस तो आप जानते हो कि इट इज अ लीफ शेप्ड या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। और इसका काम क्या होता है? कवर द ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड, जब हम खाने को निगलते हैं। अब ये ग्लॉटिस क्या होता है? ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्लियर? उसके बाद बेटा, हाँ, उसके बाद बेटा अब ये जो थायराइड कार्टिलेज है, ये बेटा लैरिंग्स का सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज होता है। मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज है, इसका मतलब जो आपको मैंने एडम्स एप्पल बताया था, वो एडम्स एप्पल कौन सा कार्टिलेज बनाता है? थायराइड कार्टिलेज। Thyroid cartilage. क्लियर है? तो थायराइड कार्टिलेज पहली बात तो सबसे सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज हो गया थायराइड लैरिंग्स के अंदर। सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज हो गया। और थायराइड कार्टिलेज बना होता है हाइलाइन कार्टिलेज का। किसका बना होता है जल्दी बताएं? Hyaline cartilage. हाइलाइन कार्टिलेज। और थायराइड कार्टिलेज की जो शेप होती है वो होती है सी शेप्ड। कैसी शेप होती है? सी शेप, C shape. ठीक है। तो अगर आप मेरा देखें, गर्दन को देखें, तो ये जो मेरी साइड दिखाई दे रही है सामने से, दिस इज वेंट्रल साइड, दिस इज लेटरल साइड, और पीछे वाली साइड को क्या बोलेंगे? डॉर्सल साइड, राइट। तो अगर इसकी सी शेप्ड है थायराइड कार्टिलेज की, तो ये ऐसे होता है। देखो ऐसी शेप होगी, सी शेप मैंने ये रख दिया। तो ये क्या बना रहा है थायराइड कार्टिलेज? एंटीरियर वॉल बना रहा है, लेटरल वॉल बना रहा है लैरिंग्स की। बोलो यस या नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. लेकिन डॉर्सल साइड में क्या है? ये इनकम्प्लीट, क्योंकि सी शेप है ना। ट्रांसवर्स कौन सा था? है? ट्रांसवर्स साइड कौन सी है? ट्रांसफर्स तो बोला भी नहीं मैंने बेटा। अच्छा, मेरे को लगा आपने बोला। नहीं, मैंने ट्रांसफर्स नहीं बोला, ठीक है। तो अगर थायराइड कार्टिलेज की शेप जैसे सी शेप होती है, देखिए सी, मैंने सी बना दिया हाथ से और मैंने इसे यहाँ रख दिया, तो ये क्या बना रहा है? लैरिंग्स का एंटीरियर वॉल बना रहा है, लेटरल वॉल बना रहा है। लेकिन डॉर्सल वॉल में ये क्या है बेटा? जल्दी बताओ। Incomplete. इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। और थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे
अच्छा, थायराइड कार्टिलेज का नंबर कितना होता है 1, और एपिग्लॉटिस का भी नंबर कितना होता है 1। तो 2 कार्टिलेज आप लोगों ने देख लिए। थर्ड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे जो होता है क्रिकोइड कार्टिलेज होता है। तो क्रिकोइड कार्टिलेज की पोजीशन कहाँ हो गई, जस्ट बिलो द थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, और नंबर में भी कितना होता है ये 1, और इसकी शेप होती है सिग्नेट रिंग शेप। कैसा होता है बेटा, ये रिंग की तरह होता है, सिग्नेट रिंग शेप। सिग्नेट रिंग शेप। ठीक है, तो 3 कार्टिलेज तो आपको एंटीरियर व्यू से दिखाई देंगे। अगर हम पोस्टीरियर व्यू इसी को ही पीछे से देखते हैं तो बेटा ये देखो एपिग्लॉटिस, ये दिख रहा है, ये रहा एपिग्लॉटिस। ये जो हायोइड बोन है ये दिख रही है हायोइड बोन। ये थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है, देखो ये दिख रही थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, दिख रहा है सबको, बोलो। और ये थायराइड Yes, sir. कार्टिलेज है, ये रहा थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज के नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये रहा क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, ये रहा। ठीक है, उसके नीचे ट्रैकिया है, देखिए ये रहा ट्रैकिया। और ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, देखिए ये रहा। और देखो ट्रैकिया की कार्टिलेजिनियस रिंग यहाँ पे अपसेंट दिखाई दे रही है, यानी कि डॉर्सल साइड में अपसेंट होती है। इसका मतलब कार्टिलेजिनियस रिंग की शेप भी कैसी होती है, सी शेप्ड। कैसी शेप होती है, C shape. सी शेप। सी शेप्ड, सी शेप्ड। क्लियर, बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अच्छा, अब जो एक्स्ट्रा कार्टिलेज है, देखो 3 कार्टिलेज तो आपने एंटीरियर व्यू से देख लिए। पोस्टीरियर व्यू से अगर आप देखें तो आपको 3 कार्टिलेज और दिखाई देंगे। देखिए ये आपको पायरामिडल शेप में, पायरामिडल शेप में एक कार्टिलेज दिखाई दे रहा है, ये रहा। दिस इज पायरामिडल शेप कार्टिलेज, इसको बोलते हैं एरेटिनोइड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, एरेटिनोइड Right. और एरेटिनोइड, हाँ, और एरेटिनोइड कार्टिलेज का नंबर कितना है 1 पेयर। ठीक है, और ये एरेटिनोइड कार्टिलेज बने होते हैं फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज के। किसके बने होते हैं, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज। Fibroelastic cartilage. और इलास्टिक कार्टिलेज। और इनकी जो शेप होती है वो पायरामिडल शेप होती है। कैसी शेप होती है, पायरामिडल शेप में, पायरामिडल होते हैं, पिरामिडल होते हैं। ठीक है, और रेटिनोइड कार्टिलेज के बिल्कुल टिप पर देखो, टिप पर देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो टिप पर जो नोड्यूल शेप, जैसे मटर का दाना होता है ना, इसकी तरह नोड्यूल शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, Corniculate. कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज का भी नंबर कितना हो गया 1 पेयर, यानी कि नंबर में 2 हो गए। ठीक है, और इसकी शेप कैसी हो गई, नोड्यूल शेप। और इसकी पोजीशन कहाँ हो गई, एपाइकल पोर्शन ऑफ एरेटिनोइड कार्टिलेज। और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज बना किसका होता है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का। बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। इसके हाँ, थर्ड कार्टिलेज आपको दिखाई दे रहा है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। देखो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज एक बैंड की तरह है, और ये बैंड क्या कर रहा है, एक साइड में एरेटिनोइड कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड एपिग्लॉटिस से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि एपिग्लॉटिस को एरेटिनोइड कार्टिलेज से जोड़ने का काम करता है कौन सा, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। Uniform. और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज का नंबर भी कितना होता है, 1 पेयर होता है। ठीक है, और ये किसको किसको कनेक्ट करता है, जल्दी बताओ। Epiglottis से रेटिनोइड कार्टिलेज। एरेटिनोइड कार्टिलेज को कनेक्ट करने का काम करता है। और ये भी बना होता है बेटा फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का, यानी कि यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट, एरेटिनोइड सारे फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज के बने होते हैं। और क्यूनिफॉर्म सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज है इन लैरिंग्स, क्योंकि फर्स्ट मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज, और सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज कौन सा है बेटा, जल्दी बताओ। यूनिफॉर्म कार्टिलेज। यूनिफॉर्म कार्टिलेज। यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो अब आप देख लो, लैरिंग्स के टोटल 9 कार्टिलेज मैंने आपको दिखा दिया। एपिग्लॉटिस हो गया 1, थायराइड हो गया 1 यानी कि 2, क्रिकोइड 1 था यानी कि 3 तो ये हो गए। और पोस्टीरियर वॉल में 2 एरेटिनोइड हो गए, 2 कॉर्निकुलेट हो गए, और 2 हो गए क्यूनिफॉर्म। तो टोटल 6 हो गए। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। क्लियर है सबको? यस सर। सर क्रिकोइड कार्टिलेज किस टाइप का कार्टिलेज होता है, हाइलाइन की इलास्टिक? क्रिकोइड Cricoid। कार्टिलेज, क्रिकोइड जो कार्टिलेज होता है बेटा ये भी हाईलाइन का बना होता है। ठीक है, बोलो बेटा। ओके ओके सर। हाँ, तो इस तरीके से मैंने आपको 9 कार्टिलेज लैरिंग्स के अंदर दिखा दिए। और लैरिंग्स कैसा ऑर्गन है बेटा, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, साउंड प्रोड्यूसिंग साउंड ऑर्गन। प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। अब आप कहोगे सर लैरिंग्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो बेटा जैसे ये लैरिंग्स है बंद, मैंने लैरिंग्स को फाड़ दिया, डाइसेक्ट कर दिया, तो उसके अंदर एक कैविटी मिलेगी, बोलो। यस सर। हाँ, Yes, उस कैविटी Yes, के sir. उस कैविटी के अंदर 2 पेयर
फोल्ड्स मिलेंगे। 2 पेयर फोल्ड्स का मतलब ये मान लो कि 1 पेयर बॉल्स ऊपर रखी है, 1 पेयर बॉल्स नीचे रखी है, और वो बॉल्स किसकी बनी हुई है? म्यूकस मेम्ब्रेन की। किसकी बनी हुई है? म्यूकस मेम्ब्रेन। हाँ, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि इस तरीके से अगर हम कैविटी देखें तो कैविटी के अंदर 2 ओपनिंग दिखाई दे रही है, एक तो ऊपर 2 बॉल रखी है, 2 बॉल नीचे रखी हुई है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली बॉल्स हैं यानी कि ऊपर वाली जो कॉर्ड है उनको बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? फॉल्स वोकल कॉर्ड। फॉल्स वोकल कॉर्ड। फॉल्स वोकल कॉर्ड इसलिए कहते हैं कि वो कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जो नीचे वाली 1 पेयर लोअर फोल्डिंग्स होती है, म्यूकोसल फोल्डिंग्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रू वोकल कॉर्ड बिकॉज इट प्रोड्यूस साउंड, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करती है। क्लियर? बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो बेटा जब हम एयर को एक्सपायर्ड करते हैं, जब हम सांस निकालते हैं, आप देखो जब बोलते हैं तो आप देखो ऐसा हथेली सामने रखो और बोलकर देखो, तो आपकी बोलने से हवा का प्रेशर आपकी हथेली पे टकराएगा। देखिए, इसका मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी जो आवाज प्रोड्यूस होती है वो ड्यू टू एक्सपायरेशन होती है, ड्यू टू इंस्पायरेशन होती है। एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन यानी कि बाहर एयर को बाहर निकालने से। ठीक है ना? तो क्या होता है कि जब हम लंग से प्रेशर के साथ एयर को बाहर निकालते हैं तो वो जो एयर है वो एयर आकर इन म्यूकोसल फोल्ड्स पे यानी कि ट्रू वोकल कॉर्ड पे जाके टकराएगी। टकराने से इसमें वाइब्रेशन होंगी और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा लैरिंक्स काम करता है। चलिए अब वहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो लैरिंक्स के बारे में बता दिया मैंने आपको। इसके बाद बेटा जो एयर है अब लैरिंक्स से पहुंचेगी ट्रैकिया में। बेटा ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। जैसे ईसोफेगस को हम बोलते थे फूड पाइप, ऐसे ही ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज इट कंडक्ट एयर, ये एयर को कंडक्ट करने का काम करता है। और ट्रैकिया बेटा लाइंड किससे होता है? मैंने आपको बताया था सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम से। याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रैकिया के अंदर हाइलाइन कार्टिलेज की बनी कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं ट्रैकियल रिंग्स। और इन ट्रैकियल रिंग्स का काम क्या है बेटा? कोलैप्स ना होने देना। हाँ, ट्रैकिया को कोलैप्स ना होने देना यानी कि नॉन कोलैप्सेबल बनाता है। वजह क्या है? आप एक बात बताओ, जैसे बैलून से आप इस तरीके से विजुअलाइज करो, जैसे कोई बैलून है, बैलून से जब आप एयर निकालते हो सडनली तो बैलून की जो लेयर्स हैं हवा निकलने की वजह से एक ऐसे सिकुड़ता चला जाता है। जब सारी एयर निकल जाती है उसके बाद जो दोनों लेयर होती हैं बैलून की वो आपस में क्या कर सकती हैं? चिपक सकती हैं। तो वो आपस में चिपके ना, तो उनको रोकने के लिए रिंग्स पड़ी रहती हैं ट्रैकिया के अंदर। अरे बात समझ में आई? अरे बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, यानी कि sir. ट्रैकिया को कार्टिलेजिनस रिंग्स ने क्या बना दिया? नॉन नॉन कोलैप्सिबल। कोलैप्सिबल। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब ट्रैकिया है, ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, किस लेवल पे डिवाइड होता है? तो बेटा 5th थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पर डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि देखो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 5 टाइप की वर्टिब्रीज होती हैं। नेक रीजन में जो होती हैं दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्री। चेस्ट रीजन में जो होती हैं दिस इज कॉल्ड थोरेसिक वर्टिब्री। एब्डोमिनल रीजन में जो होती हैं दिस इज कॉल्ड लंबर वर्टिब्री। पेल्विक रीजन या हिप रीजन में जो होती हैं दिस इज कॉल्ड सैक्रल वर्टिब्री, सैक्रम। ठीक है, और उसके बाद जो टेल रीजन में होती है डेट इज कॉल्ड कॉकिक्स। ठीक है, तो सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर हमारा 7 होता है और थोरेसिक वर्टिब्री का नंबर कितना होता है टोटल? जल्दी बताओ। 12। कितना होता है? 12। तो 12। क्या होता? हाँ, तो सारी की सारी वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर रेस्ट करती चली जाती हैं और बना देती हैं वर्टिब्रल कॉलम, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा जो 5th थोरेसिक वर्टिब्री है उस लेवल पर ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या नाम देते हैं बेटा? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई। हाँ, तो अब इधर देखो, जैसे मैंने इधर लिख दिया राइट लंग और इधर लिख दिया लेफ्ट लंग, तो इसका मतलब इधर वाली जो होगी वो होगी राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और इधर वाली होगी लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। बोलो समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, अब बेटा जो Yes, राइट, sir. मेरी बात को समझना, छोटे छोटे पॉइंट्स को सीखना। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो मोर वाइडर एंड शॉर्टर देन
लेफ्ट होती है। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राइट ब्रोंकाई इज वाइडर एंड शॉर्टर देन लेफ्ट ब्रोंकाई। क्लियर? इसका मतलब राइट वाली ज्यादा चौड़ी है और ज्यादा और छोटी है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। इसीलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे पहले चीफली किसके अंदर होता है? राइट लंग्स के अंदर होता है। इसीलिए बैक्टीरिया सबसे पहले किसके अंदर एंटर करता है? राइट लंग में, क्योंकि Right lung. राइट लंग में जल्दी पहुंच जाता है वो। क्यों? क्योंकि प्राइमरी ब्रोंकाई स्मॉलर यानी कि छोटी होती है और वाइडर होती है, चौड़ी होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इन्फेक्शन सबसे पहले राइट लंग में होता है। तो अगर आपसे पूछें कि कभी भी कि इन्फेक्शन सबसे पहले चीफली अकर इन, तो आप किस पे टिक लगाएंगे? Right lung. राइट Right लंग, lung. राइट लंग। अच्छा, अब चलो अब लंग की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बेटा लंग्स की बात करें तो लंग्स क्या होते हैं बेटा? हमारे राइट लंग्स इज स्लाइटली अबव देन लेफ्ट लंग होता है। ठीक है? तो देखो इस तरीके से बात करो, देखो मेरी वीडियो को देखो, जैसे नेक के नीचे ये जो चौड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड थोरेक्स रीजन। क्या है बेटा ये? Thorax region. Thorax region. थोरेक्स रीजन या चेस्ट रीजन भी कहते हैं। ठीक है? और इस चेस्ट के अंदर, इस चेस्ट के में होती है थोरेसिक केज। थोरेसिक केज है ये। ठीक है? थोरेसिक केज क्या है? देखो, वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स निकल रही हैं और आके आके स्टर्नम में अटैच हो रही हैं। तो जब वर्टिब्रल कॉलम से निकलेंगी, वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही हैं और आके आके किससे जुड़ रही हैं? स्टर्नम से, तो बीच में कैविटी बनेगी। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड थोरेसिक Yes, sir. कैविटी। क्या बोलेंगे उसे? Thoracic cavity. Thoracic Thoracic cavity। और Thoracic थोरेसिक cavity. कैविटी, हाँ, और थोरेसिक कैविटी के अंदर रखे रहते हैं लंग्स। क्या रखे रहते हैं? लंग्स Lungs. रखे Lungs. लंग्स रखे Lungs. रहते हैं। ठीक है? हाँ, और अब देखो यहाँ पर ये डायफ्राम होता है और डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या होता है? एब्डोमन होता है। क्या होता है? एब्डोमन। और एब्डोमन के अंदर रखे होते हैं विसरल ऑर्गन्स, जैसे स्टोमक हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, लीवर हो गया। ये सब कहाँ रखे हुए हैं? एब्डोमन के अंदर रखे हुए हैं। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. तो बेटा अगर हम ह्यूमन की बात करें तो राइट लंग इज स्लाइटली अबव देन लेफ्ट लंग होता है। ठीक है? यानी कि राइट लंग थोड़ा ऊपर होता है और लेफ्ट लंग थोड़ा नीचे होता है। क्यों? फॉर द प्लेसमेंट ऑफ लीवर बिलो द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम के नीचे लीवर को प्लेसमेंट दिया जा सके, उसे जगह दी जा सके। इसीलिए राइट लंग इज स्लाइटली अबव देन लेफ्ट लंग इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। अरे बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. ठीक है? चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़िए, दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। देखो बेटा, अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो देखो ये राइट लंग है और इधर वाला जो आप मैंने बनाया है दिस इज कॉल्ड लेफ्ट लंग। ठीक है? ये लेफ्ट लंग है। तो बेटा जो राइट लंग होता है, राइट लंग में दो तरीके के फिशर मिलते हैं। फिशर मतलब एक तरह से मान लो जैसे चाकू से कोई चीज काट दें, चाकू से कोई चीज काट दें दो पार्ट में, लेकिन वो दोनों पार्ट अलग नहीं हुए, बस बीच में हमने उसके खांच बना दी। अरे बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड फिशर। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ठीक है? Yes, तो sir. हाँ, तो दो तरीके के फिशर हैं। एक है हॉरिजॉन्टल फिशर, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है? और एक होता है ओब्लिक फिशर। ओब्लिक का मतलब तिरछा, तिरछा। तो ये ओब्लिक फिशर है और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल फिशर है। राइट? अरे बोलिए। तो इस तरीके से Yes, अगर sir. आप देखें, Yes, sir. इस तरीके से देखें तो राइट लंग के अंदर आपको दो तरीके के फिशर दिखाई दे रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर और एक ओब्लिक फिशर, जिसकी वजह से राइट लंग में कितने लोब हो गए? 3 लोब हो गए। 3 लोब हो गए। एक हो गया राइट सुपीरियर लोब, सेकंड हो गया राइट मिडिल लोब और थर्ड हो गया राइट इंफीरियर लोब। राइट? क्लियर है सबको? ठीक है? Yes, sir. और अगर हम लेफ्ट लंग में देखते हैं तो लेफ्ट लंग में केवल और केवल ओनली ओब्लिक फिशर प्रेजेंट, केवल एक ओब्लिक फिशर मिलता है। यानी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं है, केवल ओब्लिक फिशर प्रेजेंट है। इसीलिए लेफ्ट लंग जो होता है इसमें 2 लोब्स मिलते हैं, एक मिलता है लेफ्ट सुपीरियर लोब और एक मिलता है लेफ्ट इंफीरियर लोब। यानी कि इसके अंदर मिडिल लोब नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, अरे sir. Yes, sir. बच्चा पार्टी बोला करो। Yes, तुम sir. सोने Yes, नहीं sir. दूंगा ना मैं Yes, सोऊंगा। Yes, sir. ठीक है? हाँ, ना मैं सोऊंगा ना मैं सोने दूंगा। ठीक है? पढ़ना है, कुछ करना है जीवन में। सर ये डायग्राम इस बंदे के रिस्पेक्ट में है ना, किस बंदे की रेस्पेक्ट में? जो ये बन रखा है, मतलब हमारे से तो राइट मेरे को ये वाला लग रहा है, उसके हिसाब से राइट वो वाला है।
जैसे हमारा ये राइट वाला होता है, तो जब पेपर पे कोई चीज होती है तो वो लेफ्ट हो हाँ जाती है, वही कह रहा हूँ। हाँ, मिरर इमेज बन जाती है ना। हाँ, तो तो ये बेटा राइट लंग से, इसका मतलब राइट लंग में 3 लोब्स हैं हमारे, और लेफ्ट लंग में कितने हैं बेटा? 2 लोब्स हैं। 2 और lobes. राइट लंग में टू फिशर होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, एक होता है ओब्लिक फिशर, जबकि लेफ्ट लंग में केवल ओब्लिक फिशर होता है, हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं होता। क्लियर है इतना पॉइंट आप लोगों को? चलिए अब अगली बात करते हैं, एक छोटी अगली बात करते हैं। अगर बेटा हम राइट लंग और लेफ्ट लंग की कंपेयर करते हैं, तो राइट लंग मोर वाइडर देन लेफ्ट लंग होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी Yes, कि sir. राइट लंग ज्यादा चौड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, पहला पॉइंट। दूसरा, राइट लंग इज मोर हैवियर देन लेफ्ट लंग, इसका मतलब राइट लंग का वेट ज्यादा होता है और लेफ्ट लंग का वेट कम होता है। तीसरा पॉइंट पकड़िए, इतना समझ में आ गया? तीसरा, राइट लंग Yes, sir. इज, हाँ, राइट लंग इज शॉर्टर देन लेफ्ट लंग, राइट लंग लेफ्ट लंग से थोड़ा छोटा होता है। क्लियर? और लेफ्ट लंग क्या होता है? लेफ्ट लंग मोर लॉन्गर देन राइट लंग, यानी कि ये लंबा होता है, पतला होता है और लंबा होता है। ठीक है, तो लेफ्ट लंग इज मोर लॉन्गर देन राइट लंग, और चूंकि वो लॉन्गर होता है इसीलिए लेफ्ट लंग इज नैरोअर देन राइट लंग। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे पॉइंट Yes, sir. बोलता हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर वो स्ट्राइक करे। ठीक है, इसलिए बार बार भी बोलता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब बेटा ये जो लंग्स रखे हुए हैं, ये जिस कैविटी के अंदर रखे हुए हैं उस कैविटी को आप क्या कहोगे? थोरेसिक कैविटी। क्या कहोगे? Thoracic Thoracic cavity. थोरेसिक कैविटी। thoracic cavity. ठीक है, हाँ, और ये जो पीछे नीचे दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड डायाफ्राम, जो कि मसल्स का बना होता है, तो इसको बोलते हैं मस्कुलर डायाफ्राम। और मस्कुलर डायाफ्राम के नीचे की कैविटी को आप क्या नाम दोगे? एब्डोमिनल कैविटी। और Abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्लेस Abdominal cavity. हाँ, एब्डोमिनल Visceral कैविटी के अंदर organ. प्लेसमेंट होता है विसरल ऑर्गन्स का, लाइक जैसे स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, आपकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ये सब चीजें आपकी एब्डोमिनल कैविटी में रखी रहती हैं। ठीक है, और सर- बेटा हाँ बेटा, सर मेरा एक डाउट है क्या? सर, जो राइट वाला लंग आपने बताया लीवर प्लेस होने की वजह से थोड़ा छोटा होता है, और जो लेफ्ट वाले लंग की वजह से, और लेफ्ट वाला थोड़ा नैरो होता है और लॉन्ग होता है, तो सर जो हमारा एब्डोमेन होता है वो तो डायफ्राम से देखते हैं ना हम, तो मैं वो तो इक्वल होना चाहिए ना। अगर तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि फिर डायफ्राम राइट के लिए थोड़ा सा ऊपर होगा और लेफ्ट के लिए थोड़ा नीचे होगा, ऐसे कैसे होगा? तुमने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, ऐसा ही होता है। अगर आप डाइसेक्ट करोगे तो ऐसा ही होता है। ऊपर नीचे होता है सर, और अगर हाँ। हम जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं तब भी ऐसे ही होता है? हाँ, तो ऊपर नीचे ही होता है, वो अंदर मॉर्फोलॉजी ऐसी है, ऐसा होता है, ऐसे। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ। लेकिन जब आप डाइसेक्ट करोगे ह्यूमन को, भाई मेडिकल कॉलेज में तो आप कैडेवर को काटोगे ना, तो जब कैडेवर को डाइसेक्ट करोगे सब चीजें आपको दिखाएंगे वो कि ऐसा होता है, फिर आप सब चीजें जान जाओगे, क्योंकि यहाँ आप विजुअलाइज कर रहे हो, वहां पे आप एक्चुअल में वो देख रहे हो चीजें। ठीक है सर। ठीक है ना? 1 मिनट। एनआरपी है नहीं यहाँ पर। दिखाई दे रहा है? हेलो, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, दिखाई दे रहा है। ये देखो, Yes, sir. पैरासूट की तरह होता है, इधर वाला पोर्शन ज्यादा नीचे होता है, उधर वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर होता है, पैरासूट की तरह होता है। ठीक है ना? ठीक तो है। जो हाँ, तो इसी तरीके की शेप होती है जैसे आप बता रहे हो, उसी तरीके से होती है। आप मेडिकल कॉलेज में देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटा, एक बात और आप बात करते हैं, यानी कि जो लंग्स होते हैं बेटा, लंग्स किस कैविटी के अंदर प्लेस होते हैं? जल्दी से आंसर दें।
thoracic cavity, थोरेसिक कैविटी thoracic बेटा, cavity, हाँ थोरेसिक कैविटी को आप चेस्ट कैविटी भी कह सकते हो, और डायफ्राम के नीचे वाली कैविटी को आप नाम देते हो एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्लियर है सब लोगों को बच्चों? यस ठीक सर। है। yes हाँ sir, और Yes, बेटा, sir. हाँ और बेटा दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है दिस इज कॉल्ड मीडिया स्टीनम। क्या बोलते हैं इस स्पेस को? Mediastinum. Mediastinum. हाँ इसको हाँ मीडिया स्टीनम, इसको मीडिया स्टर्नम स्पेस भी कहते हैं, Mediastinum. मीडिया स्टीनम भी बोलते हैं। यहाँ लिख लेना आप लोग, मीडिया स्टीनम। ठीक है। और इस मीडिया स्टीनम के अंदर हार्ट रखा रहता है टिल्टेड फॉर्म में टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग। इस तरीके से तिरछा होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा तिरछा प्लेसमेंट रहता है हार्ट का। तो हार्ट की जो पोजीशन है वो बिटवीन द लंग्स होती है इन मीडिया स्टर्नम स्पेस एंड टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग। ठीक है। लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है यानी कि तिरछा होता है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग में एक नोच बन जाती है और उस नोच को हम नाम देते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं? Cardiac node. cardiac कार्डियक notch, नोच। cardiac अगर हम हार्ट की पोजीशन बताएंगे तो हम कहेंगे यहाँ कि एसिमेट्रिकल हार्ट। एसिमेट्रिकल मतलब एक ही साइड में होता है हार्ट। एसिमेट्रिकल हार्ट प्लेस्ड इन मीडिया स्टर्नम स्पेस बिटवीन द लंग्स तो है इन टिल्टेड फॉर्म टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग इन कार्डियक नोच। कार्डियक नोच में रखा रहता है। ठीक है। इसीलिए अगर आपसे पूछे कार्डियक नोच लेफ्ट लंग में मिलती है राइट लंग में, तो आप किस पे टिक लगाओगे? लेफ्ट लंग। left लेफ्ट lung, लंग, लेफ्ट लंग में मिलते हैं। ठीक है। अच्छा और बेटा लंग्स के अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी को हम नाम देते हैं पल्मोनरी कैविटी। क्या बोलते हैं बेटा? पल्मोनरी pulmonary पल्मोनरी cavity, कैविटी। तो ये बताइए pulmonary cavity, अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाए, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ने से लंग एक्सपेंड करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? expand, एक्सपेंड करेंगे यानी कि रिलैक्स करेंगे। तो उसकी वजह से पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। राइट। इसका मतलब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है सबको? yes sir, हाँ बेटा। यस सर। सर थाइमस पोस्टीरियर साइड होता है क्या हार्ट क्या पे? चीज? हाँ थाइमस। हाँ डोर्सल साइड में होता है। Yes, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं लंग्स के लेयर की। तो बेटा लंग्स जो चारों तरफ सराउंडेड होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। लंग्स की लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल मेम्ब्रेन। Annular membrane. और ये प्लूरल मेम्ब्रेन बेटा टू टाइप की होती हैं। एक तो सबसे आउटर वाली होती है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और एक इनर साइड में प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। ठीक है। और आउटर और इनर पैराइटल प्लूरा के आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी होती है दिस इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं बेटा उसको? प्लूरल कैविटी। pleural cavity, प्लूरल कैविटी। Cavity. और प्लूरल कैविटी के अंदर फिल्ड होता है प्लूरल फ्लूइड। क्या फिल्ड होता है बेटा? प्लूरल फ्लूइड। pleural fluid, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड फिल्ड है। ठीक है। और इसका काम क्या है? ये एक तरह से यहाँ पे ऑयलिंग का काम कर रहा है, यानी कि दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं इजिली विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन। friction, क्लियर है? बात समझ में आ Friction. रही है नहीं आ रही? yes बोलो sir, हाँ या ना। ठीक है। जिसकी वजह से लंग्स इजिली एक्सपेंड कर लेता है और इजिली क्या कर लेता है? कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर है आप लोगों को बहुत अच्छे से? yes sir, सर। ठीक है। चलिए तो अगर हम बेटा लंग्स की अगर हम बात करते हैं लंग का कलर की, तो जिस वक्त बच्चे का जन्म होता है तो उस समय लंग का कलर पिंक कलर होता है, पिंकिश इन कलर होता है। बट आफ्टर 4 to 5 years बाद लंग्स का कलर जो होता है वो हो जाता है ग्रीश मोटल्ड। ग्रीश मतलब ग्रे कलर का हो जाता है, मोटल्ड मतलब धब्बेदार हो जाता है, उसमें छोटे छोटे धब्बे से आ जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कार्बोनेसियस मटेरियल। क्योंकि वो सांस लेगा तो CO2 लगातार भरेगा लंग के अंदर, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीश हो जाता है। राइट। और जो लोग स्मोकिंग, हाँ सर तो 4-5 साल तक पिंक क्यों रहता है वो? तब भी तो बच्चे सांस लेते हैं। टाइम लगता है ना डिपोजिशन में। एकदम थोड़ी डिपोजिशन कोई चीज हो जाएगी। आप किसी दीवार पे आपने कलर किया है तो एकदम से उसका कलर फेड थोड़ी हो जाएगा, 5-6 महीने तो लेगा ना। यस सर, ठीक है। हाँ धीरे धीरे होता है ना कोई भी काम। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो यस सर। yes अच्छा sir, एक क्वेश्चन और, ये जो प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है इसको सेक्रीट कौन करता है? इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा।
ठीक है। तो जब कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है विसरल प्लूरा में, तो ज्यादा अमाउंट में प्लूरल फ्लूइड सेक्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है, और उस पेन को कहा जाता है प्लूरिसी। क्या बोलते हैं उसे? प्लूरिसी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो बताइए, मार्फोलॉजी आपको एकदम से क्लियर हो गई सारी की सारी? नहीं? यस सर। यस सर। सर ठीक आप है। स्मोकिंग वालों का भी बता रहे थे कि Yes, उनका sir. किस कलर का हो जाता है, किसका? स्मोक करते हैं जो Smoking लोग। तो ये है बेटा, देखो जो लोग जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं, स्मोकर होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनका लंग का कलर डार्क हो जाता है। बस इतनी बात बतानी थी और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे उतना ही लेवल आपका लेके चलना है जितना आपका क्वेश्चन आते हैं। फालतू में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करा दूं आपको, फायदा नहीं उसमें। ठीक है। तो चलिए, रेस्पिरेटरी पाथवे तो बताइए, सारा कुछ क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना कॉन्फिडेंटली। यस सर। ठीक है। यस अब सर। जितनी चीजें मैंने आपको Yes, sir. समझाई हैं, अब वो Yes, मैं sir. हाँ, अब मैं वो थ्योरी की फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप बस समझते चले जाओ। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया, अब जो भी मैं स्ट्रक्चर बोलूंगा आप माइंड के अंदर तुरंत स्ट्राइक करेंगे। या एक काम करो आप लोग, आप अपने अपने जो भी मोबाइल पे या लैपटॉप पे जिस पे भी पढ़ रहे हो, इस डायग्राम को खोल कर बैठ जाओ। मैं समझाता जाऊंगा, आप डायग्राम यहाँ देखते जाओ। इस डायग्राम को खोल कर बैठ जाओ सब। और म्यूकस ग्लैंड जो होती है, उनसे म्यूकस रिलीज होता है, और उस म्यूकस के साथ वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इस तरीके से वेस्टिब्यूल एक तरह से किसका काम कर रहे हैं? फिल्टर ऑर्गन का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? फिल्टर ऑर्गन। हाँ, ठीक है। तो देखो लिखा है, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ नेजल पैसेज कंटेनिंग हेयर्स एंड म्यूकस ग्लैंड्स। फंक्शन क्या है? इट अरेस्ट द डस्ट पार्टिकल एंड पैथोजन इन इनहेल्ड एयर एंड एलिमिनेट आउटसाइड बाय म्यूकस, और म्यूकस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद आता है नेजल चैम्बर, जिसको हम नेजल कैविटी भी कहते हैं। मैंने कहा था नेजल पैसेज इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल सेप्टम कॉल्ड नेजल सेप्टम इनटू राइट एंड लेफ्ट नेजल चैम्बर। मैंने कहा था ना, नेजल सेप्टम होता है जो कि हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, जो नेजल कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट एंड लेफ्ट नेजल चैम्बर, और कैविटी भी कह सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। हाँ। उसके बाद Yes, अब एयर sir. अब किस में पहुंचेगी? इंटरनल नॉस्ट्रल्स में। तो इंटरनल नॉस्ट्रल्स में नंबर में 1 पेयर होते हैं। दीज आर 1 पेयर ओपनिंग कनेक्टेड विद नेसोफेरिंग्स। ठीक है। और इंटरनल नॉस्ट्रल्स आर क्लोज्ड बाय यूवुला ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड। जब हम खाने को निगलते हैं, उस समय इंटरनल नॉस्ट्रल्स को क्लोज करने का काम कौन करता है? यूवुला। यूवला। और ग्लॉटिस को कवर करने का काम कौन करता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लॉटिस। तो देखिए, अगला है एपिग्लॉटिस। इट इज द लीफ शेप्ड कार्टिलेज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। फंक्शन क्या है? इट क्लोज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है? ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड। यानी कि जब हम खाने को निगलते हैं, उस समय इंटरनल नॉस्ट्रल्स को बंद कर देता है यूवुला, जिससे खाना हमारी नाक में नहीं जाता, और ग्लॉटिस को बंद कर देता है एपिग्लॉटिस, जिसकी वजह से खाना हमारी सांस की नली में नहीं जाता, और सीधा वो खाना ईसोफिकस में चला जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है। चलिए, अगला Yes, पॉइंट है sir. बेटा। अब इसके बाद बेटा एयर किसके अंदर पहुंचेगी? लैरिंग्स के अंदर पहुंचेगी। ठीक है। अब लैरिंग्स को मैंने कहा था कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स, एंड इन बर्ड्स Sound इट इज box. कॉल्ड सिरिंग्स। सिरिंज। ठीक है। और मैंने ये भी कहा था, साइज ऑफ लैरिंग्स इज ऑलमोस्ट सेम इन मेल एंड फीमेल टिल प्यूबर्टी, बट आफ्टर प्यूबर्टी larynx become more prominent in males than female, and it is called Adam's apple because it look like a apple due to influence of टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं एंड्रोजन। बेटा यहाँ पे एल लिख दिया इस बच्ची ने, एल की जगह पे एन लिख देना, एंड्रोजन। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस सर। देखो, हाँ, बोलते जाओ तभी मुझे पता लगेगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ कितने कार्टिलेज थे? टोटल 9 कार्टिलेज थे। याद आ रहे हैं 9 कार्टिलेज? डायग्राम में देखो। यस सर। हाँ। तो सबसे पहले था थायराइड कार्टिलेज। मैंने कहा था इट इज लार्जेस्ट कार्टिलेज। मैंने इसकी शेप बताई थी, सी शेप्ड होता है। मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज था, विच फॉर्म एंटीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ लैरिंग्स। याद आ रहा है? और डॉर्सल साइड में ये क्या था? इनकम्प्लीट था। और ये किसका बना हुआ था? हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ था। और मैंने ये भी कहा था कि इन मेल्स इट इज मोर प्रोमिनेंट देन फीमेल एंड फॉर्म एडम्स एप्पल। तो मैंने कहा था एडम्स एप्पल थायराइड कार्टिलेज का ही बना होता है। क्लियर है सबको पॉइंट? यस सर। Yes, sir. थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज था। हाँ बेटा। सर ये मुझे एडम एप्पल क्लियर नहीं हुआ।
क्या नहीं क्लियर हुआ इसमें? एडम सेपल कुछ है थोड़ी भाई। मेल के अंदर जो होता है थायराइड कार्टिलेज फीमेल के कंपेयर में ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, उसको और वो एडम क्यों, हाँ उसको एडम सेपल कहते हैं, ठीक है। और वो ठीक क्यों हो जाता है? क्योंकि मेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल के अंदर उसका साइज बढ़ जाता है और फीमेल के अंदर नहीं बढ़ता, तो उसको बोलते हैं एडम सेपल। यहाँ गर्दन में दिखाई देता है, ओके सर। क्लियर। अच्छा, थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे मिलता है क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज की शेप कैसी थी? सिग्नेट रिंग शेप कार्टिलेज था ये। किसका बना हुआ था? हाईलाइन कार्टिलेज का बना हुआ था। और कहाँ पे लोकेटेड था? बिलो द थायराइड कार्टिलेज। क्लियर सबको? Yes, sir. इसके बाद Yes, बेटा, yes. हाँ तो इसके बाद आता है एरेटिनोइड कार्टिलेज। मैंने कहा था दीज आर वन पेयर, ये वन पेयर कार्टिलेज था। शेप कैसी थी? पायरामिडल शेप था। किसका बना हुआ था? फाइब्रोलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ था। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। सर हाँ बेटा, सर सिग्नेट रिंग कौन सी शेप होती है? जैसे रिंग की शेप होती है बेटा, उसी को सिग्नेट रिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, फोर्थ नंबर पे आता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। बेटा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज से याद करो, मैंने बताया था एरेटिनोइड कार्टिलेज के टिप पर था, यानी कि एपाइकल पोर्शन पे था, राइट। और नोड्यूल शेप था, मटर के Yes, दाने की sir. तरह। यस तो दीज आर वन पेयर nodule shaped cartilage present at apical portion of arytenoid cartilage and it is made up of fibroelastic cartilage, right? ठीक है। उसके बाद अगला Yes, आता sir. है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज एक बैंड की तरह था जो एपिग्लॉटिस को एरेटिनोइड कार्टिलेज से कनेक्ट कर रहा था, और ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट क्या था? सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज था, Prominent. ठीक है। हाँ, और ये भी फाइब्रोलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ था। तो देखो लिखा हुआ है सारे पॉइंट। दीज आर वन पेयर cartilage which connect epiglottis with arytenoid cartilage. It is made up of fibroelastic cartilage. It is second most prominent cartilage. क्लियर? चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज लैरिंग्स में कितने होते हैं? 9। तो मैंने नंबर भी दिखा दिया है यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज इन लैरिंग्स, थायराइड कार्टिलेज का नंबर था 1, क्रिकोइड का था 1, एरेटिनोइड का था 2, कॉर्निकुलेट का था 2, यूनिफॉर्म का था 2 और एपिग्लॉटिस कार्टिलेज का था 1। तो टोटल कितने हो गए? 9। 9. 9 कार्टिलेज। पूरा एकदम बिल्कुल थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा एक भी। उसके बाद बेटा लाइनिंग्स के बाद अब एयर किसके अंदर एंटर करेगी? जल्दी बताएं। ट्रैक ट्रैकिया। Trachea. तो मैंने तो ट्रैकिया के बारे में बताया था कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप बिकॉज इट कंडक्ट एयर, क्योंकि ये एयर को कंडक्ट करता है इसलिए इसको विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। और मैंने ये भी कहा था कि इन ट्रैकिया सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट विच आर मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। और उनको कहा जाता है ट्रैकियल रिंग्स। और उनका काम क्या होता है? इट मेक्स द ट्रैकिया नॉन कोलेप्सिबल। अरे ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ट्रैकिया डिवाइड होता है वो कौन से लेवल पे डिवाइड होता है? 5th thoracic vertebrae पे। 5th thoracic vertebrae. तो देखो लिखा है ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebrae। 5th thoracic vertebrae पे ये डिवाइड हो जाता है। क्लियर? इसके बाद आता है बेटा रेस्पिरेटरी पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था कि एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आएगी, नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर में आएगी, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में आएगी, फिर नेसोफेरिंग्स में आएगी, फिर लैरिंग्स में चली जाएगी, फिर ट्रैकिया में आएगी, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई में आएगी, फिर लोब्यूलर ब्रोंक्यूल में आएगी, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल में आएगी, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में आएगी, फिर एल्वुलर डक्ट में आएगी, उसके बाद एट्रिया में आएगी और अल्टीमेटली एल्वुलर सैक में फिल्ड हो जाएगी, यानी कि एल्वुलाई की कैविटी में फिल्ड हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. और मैंने आपको ये बताया था कि रेस्पिरेटरी जो पाथवे है उसके 2 पार्ट होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पहले वाले पार्ट को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट और उसके बाद वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सचेंज और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। बेटा यहाँ पे बच्चे ने देखो आगे इसको इंक्लूड कर लिया है, ये गलती से आगे इन्होंने लगा दिया, यहाँ तक ही टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ही होता है। लिख लेना इस बात को। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ तक होता है? अप टू द टर्मिनल Terminal bronchioles. ब्रोंक्यूल। क्लियर? चलिए, इसके बाद आप एयर देखो एल्वुलर सैक में आ गई। एल्वुलर सैक किसकी कैविटी है? एल्वुलाई की। तो अब हम पढ़ेंगे एल्वुलाई के बारे में। तो बेटा मैंने बताया था कि एल्वुलाई जो होती है बेटा, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बेटा उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। और बताओ बेटा एल्वुलाई किससे लाइंड होती है? मैंने बता रखा है
Squamous सिंपल epithelium. हाँ Squamous सिंपल epithelium. स्क्वामस एपिथेलियम, और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सिंगल सेल्ड लेयर है। तो चूंकि सिंगल सेल्ड लेयर है, इसीलिए जो एयर होती है एल्वुलाई के अंदर वो इजीली डिफ्यूज होके ब्लड वेसल्स में चली जाती है। अरे बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. तो देखो लिखा है इट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि एल्वुलाई के अंदर एक फॉस्फोलिपिड सेक्रेट होता है जिसको बोलते हैं लिसाइथीन, जिसकी वजह से एल्वुलाई नॉन कोलेप्सिबल बनता है। ठीक है, तो देखो लिखा है एल्वुलाई सेक्रेट फॉस्फोलिपिड कॉल्ड लिसाइथीन विच एक्ट एज ए सर्फेक्टेंट एंड मेक्स द एल्वुलाई नॉन कोलेप्सिबल। इसका मतलब बेटा अगर एल्वुलाई के अंदर लिसाइथीन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? Collapse. कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई हो जाएगा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एटीलैक्टासिस। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? Atelectasis. हाँ, एटीलैक्टासिस। ठीक है, अच्छा टोटल लंग्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एल्वुलाई कितनी होती है? तो देखो लिखा है अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वुलाई आर प्रेजेंट इन लंग्स विच इंक्रीज द सरफेस एरिया टू अबाउट 70 मीटर स्क्वायर इन लंग्स। यानी कि लंग्स के अंदर कितना एरिया बढ़ा देती है ये? 70 मीटर स्क्वायर। 70 meter square. ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स के बारे में अब लंग्स में दिमाग चलाओ। मैंने आपको कहा था कि लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी, राइट? ठीक है, और अगर हम थोरेसिक कैविटी की हम बात करें तो देखो थोरेसिक कैविटी के कितने सरफेस हो गए? इधर देखिए मेरी वीडियो में एक एंटीरियर सरफेस हो गया, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल सरफेस, पीछे वाला हो गया डॉर्सल और ये हो गया लेटरल। तो 3 सरफेस हो गए, कौन कौन से? डॉर्सल, वेंट्रल और Ventral, dorsal, लेटरल। lateral. ठीक है, तो ये जो वेंट्रल सरफेस है यहाँ पे थोरेसिक कैविटी को कौन कवर करता है? स्टर्नम। कौन कवर करता है? स्टर्नम। पीछे जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड में थोरेसिक कैविटी को कौन कवर करता है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और लेटरल साइड में कौन कवर करता है? रिब्स। अरे बोलिए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. देखो तो देखो लिखा हुआ है ये पॉइंट, इट इज डॉर्सली कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, लेटरली कवर्ड बाय रिब्स एंड वेंट्रली कवर्ड बाय स्टर्नम। ठीक है, अच्छा मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि राइट लंग इज स्लाइटली अबव देन लेफ्ट लंग फॉर द प्लेसमेंट ऑफ लीवर बिलो द डायफ्राम। क्लियर? ये भी बताया था राइट लंग इज मोर वाइडर एंड हैवियर देन लेफ्ट लंग। मैंने ये बात भी बताई थी कि लेफ्ट लंग इज मोर लॉन्गर एंड नैरोअर देन राइट लंग। मैंने ये भी बताया था कि इन लेफ्ट लंग कार्डियक नोज इज प्रेजेंट फॉर द प्लेसमेंट ऑफ हार्ट। क्लियर है सारे पॉइंट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगला है बेटा पोजीशन ऑफ हार्ट। तो पोजीशन तो एसिमेट्रिकल हार्ट ओब्लिकली प्लेस्ड, ओब्लिकली मतलब टिल्टेड, तिरछे, ओब्लिकली प्लेस्ड इन मीडिया स्टीनम। बेटा ये स्पेलिंग गलत लिखिए, स्टीनम होता है, स्टर्नम नहीं होता, मीडिया स्टीनम, STENIUM, मीडिया स्टेनम स्पेस टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग इन कार्डियक नोच। चलिए कलर ऑफ लंग्स बताइए, मैंने आपको बताया था एट बर्थ लंग्स आर पिंकिश इन कलर but after 4 to 5 years they become grayish mottled, mottled मतलब धब्बेदार, due to deposition of carbonaceous material। अगला पॉइंट है ड्यू टू स्मोकिंग lungs become darkish in color। क्लियर है सबको? इसके बाद आता है प्लूरल मेम्ब्रेन। बेटा बताओ प्लूरल मेम्ब्रेन किसको सराउंड करता है? बोलो। लंग्स को। लंग्स। तो देखो लिखा हुआ है lungs are surrounded by 2 pleural membrane। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, इनर को बोलते हैं विस्ट्रल प्लूरा। ठीक है, एंड बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन प्लूरल कैविटी इज प्रेजेंट इन विच प्लूरल फ्लूइड इज फिल्ड। फंक्शन क्या है प्लूरल फ्लूइड का? प्लूरल फ्लूइड हेल्प इन स्लाइडिंग ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन एक दूसरे को इजीली स्लाइड कर सके विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, ये फंक्शन होता है प्लूरल फ्लूइड का। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, अगला है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इट सेक्रीट मोर प्लूरल फ्लूइड विच रिजल्ट इन चेस्ट पेन कॉल्ड प्लूरिसी। बताया था? Yes, sir. चलिए चलिए अब बात करते हैं लोब्स ऑफ लंग की। बहुत अच्छा करके लिखवाया है सब कुछ, बहुत अच्छी थ्योरी लिखवाई है, हर पॉइंट को अलग अलग लिखवाया है, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप लोगों के? नो सर। No, sir.
अगर आपने अच्छे से याद किया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं आपको ये लैक्टोज जो इंटॉलरेंस आप जानना चाह रहे थे वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पहले लिखो इसे। हाँ, तो लोब्स ऑफ लंग इन राइट लंग हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लिक फिशर्स आर प्रेजेंट। मैंने बताया था ना, राइट लंग के अंदर दो फिशर थे, हॉरिजॉन्टल भी था और ओब्लिक फिशर भी प्रेजेंट था। सो राइट लंग हैज 3 lobes, राइट सुपीरियर लोब, राइट इन मिडिल लोब एंड राइट इंफीरियर लोब। मैंने ये भी बताया था इन लेफ्ट लंग ओनली 1 oblique फिशर इज प्रेजेंट, ठीक है। लेफ्ट लंग इज बाइलोब्ड, इसीलिए लेफ्ट लंग क्या था, बाइलोब्ड, जैसे लेफ्ट सुपीरियर लोब और लेफ्ट इंफीरियर लोब। क्लियर। अब बेटा जो देखो, इसका मतलब राइट लंग में कितने लोब है बेटा, 3 लोब है, और लेफ्ट लंग में कितने लोब है, 2 लोब है, राइट। ठीक है। अब बेटा ये लोब भी डिवाइड हो जाते हैं सेगमेंट में। किसमें डिवाइड हो जाते हैं, सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। इसीलिए राइट लंग के अंदर सेगमेंट टोटल कितने होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं, और लेफ्ट लंग में टोटल सेगमेंट कितने होते हैं, 8 सेगमेंट होते हैं। ठीक है। तो देखो लिखा है इन राइट एंड लेफ्ट लंग्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर 10 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है। चलिए इसके तो बाद ये करते क्या है हैं, फिर सेगमेंट? लोब्स का डिवीजन है। लोब्स भी डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे चैम्बर्स में, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। जैसे ठीक है। राइट के अंदर 3 लोब्स है तो वो फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं, वो टोटल 10 सेगमेंट बनाते हैं, और इधर की साइड लेफ्ट वाले 8 सेगमेंट बनाते हैं। क्लियर है। Okay, sir. चलिए Yes, sir. अगली बात करते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड वो होती हैं जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वोकल कॉर्ड्स किसके बने होते हैं, म्यूकोसल फोल्डिंग्स के बने होते हैं। म्यूकोसल फोल्डिंग्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कैविटी ऑफ लैरिंग्स में, यानी कि ल्यूमन ऑफ लैरिंग्स में। तो देखो लिखा हुआ है दीज आर म्यूकोसल फोल्डिंग प्रेजेंट इन ल्यूमन ऑफ लैरिंग्स। वोकल कॉर्ड आर ऑफ 2 टाइप, 1 पेयर अपर फोल्ड्स थे जिनको मैंने कहा था फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं बिकॉज डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। 1 पेयर जो लोअर फोल्ड्स थे मैं दैट इज कॉल्ड ट्रू वोकल कॉर्ड बिकॉज दे प्रोड्यूस साउंड, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। यस सर। ठीक है। चलिए अगला है वोकल कॉर्ड्स आर लाइंड बाय नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। किससे लाइंड होता है, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मैंने ये बात लिखवाई भी है आप लोगों को एनिमल हिस्टोलॉजी में। चलिए अगला है बेटा प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस क्यों होती है। हाँ बेटा। सर फॉल्स वोकल कॉर्ड का क्या फंक्शन है? फॉल्स वोकल कॉर्ड का कोई फंक्शन नहीं होता, वो एक तरह से देखा जाए तो हमारे अंदर रूडिमेंट्री होती है। ठीक है सर। ठीक है। सर राइट लंग हैवियर क्यों होती है, स्मॉल साइज की वजह से। क्या चीज, हमारी राइट तो लंग जो आप कभी भी देखना हमारा जो राइट साइड का पार्ट होता है वो हमेशा स्ट्रांग होता है ज्यादा एज कम्पेयर टू लेफ्ट, क्योंकि वो वर्क फंक्शन में ज्यादा आता है। आप देख लो, आप हाथ की Okay, sir. ताकत को देख लो, हाथ की ताकत देख लो, राइट की अलग ताकत होती है, लेफ्ट की अलग होती है। ठीक है ना। जो Yes, चीज sir. ज्यादा यूज होती है, ठीक है, वो चीज ज्यादा डेवलप हो जो जाती है। लेफ्टी होते हैं उनके केस में तो अलग हो जाएगा ना। बेटा वो एक एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो बचपन से लेफ्ट साइड वाले पार्ट को ज्यादा यूज किया है तो वो ज्यादा डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर हम 100 में से, अच्छा एक बार बताओ, 100 लोगों में से 98 लोग जो हैं राइट साइड वाले पार्ट को यूज करते हैं, 2 लोगों को लेफ्ट साइड यूज करते हैं, तो हम लेफ्ट साइड वाले की बात क्यों करते हैं। आप मेजोरिटी देखो ना। सर राइट वाले क्योंकि लेफ्ट साइड हेमिस्फीयर को यूज करते हैं इसलिए। क्या चीज, वो ब्रेन की लेफ्ट साइड को यूज करते हैं, इस वजह से वो राइट यूज करते हैं ना। हाँ वो बात ठीक है आपकी, हाँ वो बात ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, प्रोडक्शन ऑफ Sound. साउंड। हाँ तो एक्सपायर्ड एयर की वजह से होगी। मैंने आपको बताया था कि लंग से प्रेशर के साथ एयर आएगी और लैरिंग्स के अंदर जो म्यूकोसल फोल्ड्स हैं यानी कि ट्रू वोकल कॉर्ड है उनसे जाके टकराएगी। जैसे ही टकराएगी तो उनमें क्या होंगी, वाइब्रेशन हो जाएंगे, और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट। तो वही लिखा Yes, हुआ sir. है साउंड प्रोड्यूस अकर ड्यू टू एक्सपायर्ड एयर फ्रॉम लंग्स एंड क्रिएट टेंशन ऑन वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड के ऊपर एक वो टेंशन क्रिएट करेगा जिसकी वजह से क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। अब जितनी ज्यादा तेजी से, अगर सपोज मुझे तेज बोलना है तो तेज बोलने में एयर का प्रेशर ज्यादा तेजी से लंग से आएगा और वो ज्यादा तेजी से टकराएगा वोकल कॉर्ड से, तो ज्यादा तेज आवाज प्रोड्यूस होगी। यानी कि जितनी वोकल कॉर्ड के ऊपर आप टेंशन क्रिएट करोगे उतनी ही आवाज की पिच क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो देखो लिखा है Yes, sir.
हायर टेंशन क्रिएट ऑन वोकल कॉर्ड मेक्स हायर पिच ऑफ वॉइस, मेक्स हायर पिच ऑफ वॉइस। क्लियर? अच्छा, पिच ऑफ वॉइस इज ग्रेटर इन फीमेल देन मेल। फीमेल की जो वॉइस होती है उसकी पिच ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल। इसीलिए बेटा जो फीमेल्स होती हैं उनकी आवाज कानों में चुभती है, मेल्स की आवाज कानों में नहीं चुभती। बात समझ में आई एक्सक्यूज नहीं मी आई? सर। हाँ बेटा। सर जो मेल्स की वोकल कॉर्ड होती है वो थिकर होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सर क्योंकि लैरिंक्स का साइज बड़ा होता है ना। हाँ, तो जितनी पतला वोकल कॉर्ड होगा उतना हायर पिच होगा। और हाँ ऑब्वियस सी बात है, आप लोग अब कोई चीज बनाते भी हैं, अगर पतली सी कोई चीज है तो आवाज पतली नहीं, बड़ी हो तो भारी आवाज निकलेगी। यस सर। ठीक है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिपेंड ऑन रेजोनेटर, क्वालिटी ऑफ वॉइस डिपेंड ऑन रेजोनेटर लाइक बक्कल कैविटी। बेटा देखो, हमारी बक्कल कैविटी का साइज जितना बड़ा होगा टंग को लोकेट करने के लिए उतनी ही जगह मिलेगी, और जितनी अच्छी टंग में मूवमेंट होगी, लोकेशन लोकेट होगी, वो उतनी अच्छी वॉइस होगी। तो यानी कि क्वालिटी ऑफ वॉइस डिपेंड ऑन रेजोनेटर, यानी कि साइज ऑफ बक्कल कैविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजोनेटर, Size. साइज ऑफ of बकल buccal कैविटी। साइज ऑफ बक्कल कैविटी। तो बताइए, जो मैंने आप लोगों को अभी मार्फोलॉजी बताई है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, क्या आपको वो चीज क्लियर होगी एकदम से? यस सारे सर। सारे यस पॉइंट यस सर। वो बेटा Yes, sir. एक देखो बेटा, कोई इंसान किसी को सच्चाई नहीं दिखा सकता, ठीक है? कोई सीना चीर के नहीं दिखा सकता कि मैं जो हूँ, जो मैंने बताया है वो बिल्कुल उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन मैं इतनी बात आप लोगों को कह सकता हूँ कि जितना मैंने आपको नोट्स में दे रहा हूँ, इसको अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो और एनसीईआरटी को प्रॉपरली एक बार पढ़ लेते हो, मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए तो बात है। लेकिन बच्चे जो हैं ज्यादा हाई फाई, ज्यादा उल्टी सीधी चीज पढ़ने के चक्कर में काम की चीजें नहीं पढ़ते, और बाद में उन्हें लगता है कि मेहनत तो बहुत करी थी, नंबर बहुत कम आए। दोस्तों यहाँ आपके नोट्स के बाहर से वैसे भी कुछ नहीं आ रहा, अभी तो 2 हाँ टेस्ट दे दिए, नोट्स के बाहर से हाँ कुछ था ही नहीं। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और, इसके साथ साथ आप नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स के साथ साथ आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तीसरा काम और कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि देखो, बंदूक मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी, मैंने सामने एक निशान लगा दिया कि तुम्हें इस पे गोली मारनी है, निशाना मारना है। बंदूक हाथ पे दे दी, निशाने मारने की जगह दिखा दी, क्या आप निशाने पे गोली निशाना मार दोगे? बंदूक गोली पे सही जगह पे निशाना मार दोगे? नो, उसके तो लिए जितना चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस। करेंगे उतना अच्छा हाँ गोली मारेंगे। हाँ हाँ, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है? क्योंकि बंदूक तो सब चला सकते हैं, बंदूक चलाना आसान है, आपको ट्रिगर ही तो दबाना है, लेकिन सही जगह पे निशाना मारना, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। सेम उसी तरीके से है थ्योरी। आपको थ्योरी तो तैयार हो गई आपकी, अच्छे से आपने थ्योरी पढ़ भी ली, आप थ्योरी पढ़कर जाना, कभी कभी एक बार ट्राई करके देखना, थ्योरी पढ़कर जाना, बिल्कुल रट के चले जाना। 10 क्वेश्चन करोगे ना, 10 में से केवल 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन सही होंगे। और दूसरी बात एक बार ट्राई करना, आप लोग थ्योरी पढ़कर जाना, और थ्योरी पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हम लोग पॉइंट जो टॉपिक्स होते हैं ना उनके बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने से क्या होते हैं, हमारे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं वो दूर होते हैं। बात को समझ रहे हैं? इसीलिए क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी ही पढ़ते रहते हैं, वो क्वेश्चन करते ही नहीं, उनको लगता है जब थ्योरी तैयार है तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। बहुत गलत फहमी है, बहुत गलत फहमी यस है, सर। क्योंकि सिलेक्शन सर कराता है प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चन। हाँ, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस सर आपको प्रैक्टिस जब से तक, क्वेश्चन जो मोल्ड होके आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस होती है कि कैसे ट्विस्ट करते हैं हाँ क्वेश्चंस को। हाँ, मैं हर बार देखता हूँ, बल्कि मैं तो आज भी एक बात देखता हूँ कि अगर मैं कोई नया क्वेश्चन कर रहा हूँ सपोज, तो मुझे आज सपोज मैं मेडिकल कॉलेज में एक्चुअली पीजी की प्रिपरेशन भी कराता हूँ, एमडी एमएस की भी कराता हूँ, तो ठीक है, तो अगर मैं सपोज कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मुझे आज भी क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, हर दिन मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप डेली 10 क्वेश्चन जियोलॉजी, 10 क्वेश्चन बॉटनी, 10 क्वेश्चन फिजिक्स और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री आप डेली प्रैक्टिस में डाल दो, 40 क्वेश्चन, आप 1 महीने बाद देखना आप किस जगह पर स्टैंड करोगे। लेकिन ये काम लोग करेंगे नहीं मेरे कहने से, मैं जानता हूं, और इसके लिए डेडिकेशन नहीं आएगा। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों फिर छोड़ देंगे।
केवल 10 क्वेश्चन जूलॉजी, 10 क्वेश्चन बॉटनी, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 10 क्वेश्चन फिजिक्स आप डेली करना स्टार्ट कर दो। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं 1 महीने बाद आप अपने अंदर चेंज देखना। आप ऐसे बात नहीं, कुछ अलग तरीके से बात करोगे, आपकी पर्सनैलिटी कुछ और हो जाएगी। आप डालो ना उस चीज को। अच्छा, 40 क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, आधा घंटा, आधे और 1 घंटे के बीच में कर लोगे। अगर आप डेली इस चीज को दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप हर दिन कुछ नया सीखोगे और आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। लेकिन बच्चा ऐसा करता नहीं है। मेरे कहने से करोगे आप लोग ऐसा? करेंगे सर। करके देखो बेटा। मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता, मैं एक सिंपल इंसान हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि नीट के अंदर सिलेक्शन मैं 100% करा सकता हूँ। लेकिन बच्चा क्या है ना, 100% बात ही नहीं मानता, वो अपना दिमाग जरूर लगाता है। दिक्कत बच्चे के साथ सबसे बड़ी ये है कि वो दिमाग अपना लगाता है, ठीक है ना। जिस दिन वो हमारे दिमाग से चलना स्टार्ट कर देगा, सिलेक्शन लो बेटा, आगे मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में भी तो 5.5 साल की पढ़ाई MBBS की है, फिर MSMD, फिर आप लोगों का MCH करोगे, फिर आदमी का मन कर रहा है तो हाँ, तो US जा सकते हो FICD FID करने के लिए। तो बहुत सारी पढ़ाई बची हुई है अभी। तो इस जो पार्ट है इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, दिमाग में इतना बहम बैठा लिया लोगों ने, हाय हाय रे नीट, हाय रे नीट, हाय रे नीट, हाय रे नीट। वो होता ही नहीं उनका सिलेक्शन कभी, तो जिंदगी भर रोते ही रहेंगे वो नीट नीट करके। आप ये सोचो ना, ये क्लास एग्जाम है केवल। नीट को आप क्यों इतना हाई फाई समझ रहे हो? आप सिर्फ जस्ट एक एग्जाम समझो ना। करो तैयारी उसकी, मन से करके तो देखो तैयारी, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा भाई? लेकिन तैयारी क्यों करें? हमें तो फ्री के खाने की आदत है। आप मेरी बातों को समझते हो जो मैं बात बात आपसे करता हूँ? यस सर। यस सर। तो ठीक है, तो बेटा थोड़ा स्ट्रांग बनो, खुश होकर पढ़ो और फिर करो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और जो मैंने बताया ना, डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और उसी टॉपिक की करो जो डेली आपके चैप्टर हो रहे हैं, तब देखो। चलिए, तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 प्रोसेस होती है हमारी। सबसे पहले ब्रीथिंग होती है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं और थर्ड नंबर पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। तो सबसे पहले हम ब्रीथिंग की बात करते हैं बेटा। ब्रीथिंग जो होता है बेटा, 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं बेटा? 12 to 16 टाइम। 12 to 16 times। हाँ, तो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट करते हैं ब्रीथ। तो ये हमारा क्या हो गया? ब्रीथिंग रेट हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि ब्रीथिंग रेट आपका कितना है, तो आप बोलोगे 12 to 16 पर मिनट। नॉर्मल हेल्थी पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। जो एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन होता है उसका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो 12 to 16 पर मिनट होता है। और बेटा एक ब्रीथ करने में, सिंगल ब्रीथ करने में कितना टाइम लगता है? 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड पर ब्रीथ। ठीक है, यानी कि एक बार सांस लेने में 5 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, और एक ब्रीथ में, 1 ब्रीथ में एक इंस्पायरेशन होता है और एक एक्सपायरेशन होता है। यानी कि एक इंस्पायरेशन होगा और एक एक्सपायरेशन होगा। इंस्पायरेशन होगा बेटा 2 सेकेंड के लिए और एक्सपायरेशन होता है 3 सेकेंड के लिए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो टोटल 5 सेकेंड हो गए। ठीक है, अब आप मुझसे ये कहोगे सर ऐसा, ये बताइए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन 2.5 सेकेंड 2.5 सेकेंड के लिए क्यों नहीं डिवाइड हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि इंस्पायरेशन का टाइम कम है और एक्सपायरेशन का टाइम ज्यादा है? बेटा इसलिए इंस्पायरेशन टाइम कम हुआ ताकि ज्यादा एयर लंग्स के अंदर एल्वुलाई में ज्यादा फिल्ड ना हो जाए, अदरवाइज एल्वुलाई और लंग्स क्या हो जाएंगे? बस्ट हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम होता है और एक्सपायरेशन का ड्यूरेशन ज्यादा होता है। अब मुझसे आप क्वेश्चन करोगे सर हमने चलो ये बात मान ली, सर इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम किसने किया? तो बेटा इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम करने में जो पार्टिसिपेट करता है उसका नाम है पोन्स। और ये पोन्स प्रेजेंट होता है हाइंड ब्रेन में। यानी कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स होता है और इस पोन्स के अंदर जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर। और ये न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है? जो इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस कर देता है। यानी कि ठीक है, जिसकी वजह से लंग बस्ट होने से या एल्वुलाई बस्ट होने से बच जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखो, इसका मतलब 2 सेकंड का इंस्पायरेशन है, सांस ले रहे हैं आप, 3 सेकंड के लिए आप सांस छोड़ रहे हैं, तो यानी कि ब्रीथिंग रेट ऑल्टर हो गया। तो अगर आपसे पूछें कि विच सेंटर ऑल्टर द ब्रीथिंग रेट को कौन ऑल्टर कर रहा है, तो आप टिक लगाएंगे पोन्स, यानी कि न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर पर। क्यों? क्योंकि इंस्पायरेशन 2 सेकंड का हो गया और एक्सपायरेशन 3 सेकंड का हो गया, और इसको ऑल्टर करने में किसने पार्टिसिपेट किया? Pons ने पॉन्स। pneumotaxic center. हाँ, न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इंस्पायरेशन क्या होता है, व्हाट इज इंस्पायरेशन, व्हाट इज एक्सपायरेशन? वैसे तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ। सांस को लेना इंस्पायरेशन है, सांस को छोड़ना एक्सपायरेशन है। यानी कि इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम सराउंडिंग एटमोस्फियर इनटू द लंग्स, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, एंड एक्सहेलेशन ऑफ इम्प्योर एयर फ्रॉम लंग्स टू सराउंडिंग एटमोस्फियर, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जब बेटा आप इनहेल करोगे एयर को, तो ये एयर अल्टीमेटली आपकी एल्वुलर सैक में पहुंच जाएगी, यानी कि एल्वुलाई में पहुंच जाएगी। अब एल्वुलाई से अब ये एयर क्या होगी, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में जाएगी। तो इस तरीके से इसे बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो दो जगह पे एक्सचेंज होगा, एक लंग लेवल पे एक्सचेंज होगा गैसेस का, एक टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज होगा। लंग लेवल पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है हेल्डेन इफेक्ट। कौन पार्टिसिपेट करता है? हेल्डेन इफेक्ट। Haldane effect. Haldane effect. और टिश्यू लेवल पर जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसमें पार्टिसिपेट करता है बोहर इफेक्ट। तो हेल्डेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट दो होते हैं। हेल्डेन इफेक्ट लंग लेवल पे काम करेगा, बोहर इफेक्ट टिश्यू लेवल पे काम करेगा। ठीक है, और Yes, sir. उसके बाद हाँ, अब एक बार बताओ, अब देखो लंग पे और टिश्यू, तो बेटा अब होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्यों होगा? क्योंकि जब लंग से एयर ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में आ जाएगी, तो ब्लड से टिश्यू तक जाएगी, तो ब्लड से टिश्यू तक जाएगी, और टिश्यू से फिर ब्लड कहाँ आएगी? लंग्स में आएगी। तो यानी कि इसे बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक साथ चलते हैं। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. ठीक है। अब जब गैसेस ट्रांसपोर्ट होगी, तो बेटा दो तरीके की गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक होती है ऑक्सीजन और एक होती है CO2। बेटा ऑक्सीजन लगभग 97% जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और बना देती है HbO2, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सेकंड नाम होता है इसका ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, और तीसरा नाम होता है सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन। तो यानी कि 97% जो ऑक्सीजन है वो HbO2 की फॉर्म में चलती है। बाकी रिमेनिंग 3% जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या कर जाती है? डिसॉल्व कर जाती है। किसके अंदर डिसॉल्व कर जाती है? Blood plasma. ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा CO2। अगर हम CO2 गैस की बात करते हैं तो लगभग 70% CO2 बाइकार्बोनेट बनाती है, और दो तरीके के बाइकार्बोनेट बनते हैं, एक ब्लड प्लाज्मा में बनते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और RBC के अंदर बनते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट। बेटा यहाँ के लिखना भूल गया बच्चा, KHCO3 लिख लेना। पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनते हैं। क्लियर? तो सोडियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा CO2 ट्रांसपोर्ट होती है एज कंपेयर टू पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसीलिए इनके बीच का रेशो होता है 3:1। कितना रेशो होता है? 3:1. 3:1। और बेटा 23% जो CO2 होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके HbCO2 बना लेती है, यानी कि कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना लेती है। ठीक है, और इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। और बची कितनी अब? 7% जो CO2 होती है वो डिसॉल्व कर जाती है ब्लड प्लाज्मा में। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, इस sir. तरीके से Yes, sir. इस तरीके से 3 प्रोसेस होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग Breathing. पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग आज स्टार्ट करें, नेक्स्ट वन से स्टार्ट करें? ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? No, sir. सर अभी कर दो सर। Yes, sir. आज ही कर लो. चलो ठीक है। तो बेटा ब्रीथिंग में मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ ब्रीथिंग इन नॉर्मल हेल्थी पर्सन इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ होते हैं इन नॉर्मल हेल्थी पर्सन में। ठीक है, एंड टाइम ऑफ सिंगल ब्रीथ इज 5 सेकेंड, यानी कि इंस्पायरेशन 2 सेकेंड का है और एक्सपायरेशन 3 सेकेंड का है। चलिए अब बात करते हैं स्पायरोमीटर। बेटा स्पायरोमीटर की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बेटा
स्पायरोमीटर यूज तब करते हैं जब हमें ब्रीथिंग के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रीथिंग में 4 तरीके के वॉल्यूम्स होते हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अगर हमें ब्रीथिंग के अंदर वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पायरोमीटर। क्या नाम होता है बेटा? स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर। ठीक है, और उस वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करके हम क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं किसी पेशेंट का, जिससे हमें पता लगता है उसका लंग कितना फंक्शनल है, लंग कितना काम कर रहा है, यानी कि लंग की फंक्शनलिटी को चेक करने में हेल्प करता है, यानी कि पल्मोनरी फंक्शन को चेक करने में हेल्प करता है। तो देखो लिखा है स्पायरोमीटर, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ब्रीथिंग which help in clinical assessment of pulmonary function। pulmonary function मतलब लंग के फंक्शन को चेक करने में हेल्प करता है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। ठीक है, अगला टॉपिक है मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? ठीक है, तो बेटा मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए इस क्लास को अब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है, अरे बोलिए। ओके सर। ठीक है, तो ओके और सर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये पूरी मसल्स बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कैसे मसल्स के अटैचमेंट होते हैं, कैसे एक एक डायग्राम, एक एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, उस तरीके से दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। कोई भी चीज रटाऊंगा नहीं, इस बात की गारंटी है पूरी फिजियोलॉजी में, लेकिन शर्त यह है कि आपको समझना है। देखो यहाँ पर है एक देखिए ये है मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। यस सर। बता दूं फिर क्या से बना के दिखाना ऐसे नहीं। बता दूं क्या बेटा? वैसे तो मतलब मैं अगर हिम्मत हो आप लोगों में तो पढ़ा देता हूँ बेटा मैं। सर नेक्स्ट यस सर। पढ़ेंगे सर, थोड़ा माइंड फ्रेश हो हाँ यस सर हाँ सर, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, पूरा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा उस टाइम पे। चलो ठीक है लेकिन बेटा। बना के दिखाना इससे हाँ हाँ हाँ। अरे बेटा बनाकर दिखाऊंगा, एक एक चीज बताएंगे आप लोगों को, मजा आ जाएगा आपको एकदम मजा आ सर क्लास में जाएगा। तो हमेशा ही मजा आता है। हाँ ऐसा बता दूंगा बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ना आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन शर्त ये है, मेरी बस एक छोटी सी शर्त है, ब्रेकफास्ट करके आना और थोड़े से स्माइल लेकर आना और थोड़ी एनर्जी लेके आना, क्योंकि देखो सर आपकी क्लास में ऑटोमेटिकली हाँ स्माइल आ जाती है, एनर्जी हमेशा ही हाँ रहती है। हाँ बस बेटा मैं यही चाहता हूँ, देखो जितना खुश होके पढ़ोगे ना चीजें, मुझे भी एक मैसेज आएगा आपकी तरफ से और मेरी तरफ से भी आपको एक अच्छी डिलीवरी मिलेगी इसकी जो पढ़ाने की, बहुत अच्छा मैं आप लोगों को चीजें डिलीवर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक हंसते हुए इंसान को पढ़ा सकता हूँ, रोते हुए इंसान को बेटा मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे साथ दिक्कत है। मैं घर में भी कहता हूँ खुश रहो, ठीक है, तो बस इतनी बात मैं कहूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? तो आज Yes, की sir. क्लास आज Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.